गोइंग टू माय प्रेजेंटेशन, मैं एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो उसको मैं चाहूंगी कि आप देखें। और मैं जो भी चीज बोलूंगी अभी जो कॉन्टेक्स्ट है कोविड के, उसके कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगी। बट स्किल डेवलपमेंट पर से जो है ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है और बहुत सारा काम हम इसके ऊपर हो रहा है ऑलरेडी देश में। लेकिन अभी इस कोविड सिचुएशन में इसका और इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और क्योंकि अभी आप सब लोग जानते हैं कि कोविड सिचुएशन की वजह से हमारी जो नए इश्यूज जो उभर के आ रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले थे इश्यूज वो तो थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाज वन ऑफ द इश्यूज। और हम लोग यूथ को कैसे चैनलाइज करेंगे, क्योंकि यूथ हमारा जो सबसे ज्यादा एज ग्रुप है, हमारे पास जो डिविडेंड बेनिफिट्स थे वो यूथ की वजह से ही है हमारे देश को। लेकिन अभी इस कोविड सिचुएशन में थोड़े से और चैलेंजेस, दूसरे तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आने लगे हैं। तो हमको थ्रू स्किल डेवलपमेंट कैसे उसको एड्रेस करना है, और क्या चल रहा है अभी डिस्कशंस में, क्या चल रहा है और कैसे हम कर सकते हैं, क्या नए स्ट्रेटेजीज हमारे जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कैसे सोच रहे हैं, क्या क्या नई चीज निकल के आ रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी। तो इमर्जिंग इश्यूज क्या है अभी कोविड 19 सिचुएशन में, हमने देखा सबसे बड़ा इशू तो हमारा जो हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। हमारे कंट्री को जो भी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है इसकी वजह से वो है। हमने देखा कि बढ़ते हुए मरीजों के साथ हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, शुरू और ऑलरेडी बर्डन बढ़ रहा है ग्रेजुअली। हम देख रहे हैं कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जो पहले शायद वन वे था, अभी ये बैकवर्ड हो रहा है। पहले यूपी, बिहार या फिर ईस्टर्न रीजन से, स्टेट से जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ऐसी जगहों पे काम करने के लिए जाते हैं, अब हम देख रहे हैं वहीं से लोग वापस अपने अपने घर लौट रहे हैं। तो रिवर्स माइग्रेशन का एक बड़ा इशू, मुद्दा सामने आया हमारे। फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ एक इशू हो रहा है, कोपिंग मैकेनिज्म। स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद है। तो अभी जो घर में रह रहे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए पढ़ाई ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो एजुकेशन सिस्टम उसको कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कैसे ये मेंटेन कर रहा है कि बच्चों को फिर भी पढ़ाई का जो सिस्टम है वो जारी रहे। तो उनके लिए भी एक नया इशू, मुद्दा है जो पहले नहीं था। अगर हम देखें टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, जो सबसे बड़ा एक सेक्टर है हमारा इंडिया के लिए रहा है, वो उस पर थोड़ा हिट हुआ है और उनको अभी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर में हमने देखा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, पहले हम देखते थे कि बहुत ज्यादा, टू गिव एन एग्जांपल, जैसे अमेजन मान लीजिए, फ्लिपकार्ट मान लीजिए, उनके जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स है, सप्लाई चेन है, या फिर किसी भी और चीज का सप्लाई चेन है, वो काफी हिट हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने भी सेक्टर की बात आप करें, सब कोई कोविड से इफेक्ट तो हुआ है। और उसकी वजह से हमारा जो मोमेंटम ऑलरेडी था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। अभी जरूरत है ऐसा एक रोड मैप बनाने का कि वो मोमेंटम वापस हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं। अगर हम ये पूरे सिनारियो में देखें, तो अगर टारगेट ग्रुप्स देखें, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं इसमें, वो कौन है? एक तो आपके डेली वेज वर्कर्स हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते घर से कोविड की वजह से, तो उनका वेज लॉस और ये सब हो रहा है। माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो दूसरे जगह पे काम करते हैं, वो वापस घर लौट रहे हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चे, ये तो वैसे ही सिचुएशन में होता है। जैसे बच्चों का एग्जाम्पल आप देखें, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते या फिर नए जगह पे शिफ्ट करें, तो इम्यूनाइजेशन है, मेल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, तो ये सब चीजें उनके साथ जुड़ी हुई है। ये सब इश्यूज भी आगे हम देखेंगे कि ये सब इश्यूज निकल के आएंगे। और जो मेजर एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, वो है हमारे इंडस्ट्रीज। क्योंकि वो जो लेबरर्स वहाँ पे काम करते थे वो वापस घर आ गए हैं। तो अभी जब धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहा है, या फिर जो ऑलरेडी स्किल लेबरर्स उनके पास थे वो तो वापस चले गए, तो उनके पास अब स्किल लेबरर्स नहीं है, तो कैसे करेंगे? अगर यूनिट चलानी भी है तो कैसे चलाएंगे? दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस विच इज ऑल्सो इमर्जिंग। तो इंडस्ट्रीज जो है वो भी वर्स्ट इफेक्टेड है, नॉट ओनली बिकॉज कि उनको लॉकडाउन करके रखना है और या फिर काम बंद है, ऑल्सो बिकॉज कि वो जब
शुरू करेंगे काम, तब उनके पास जितने मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर, वो नहीं है। तो इकोनॉमिक लॉस, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, फियर ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर, फास्ट चेंजिंग नीड्स, बहुत जल्दी जल्दी जो नीड्स है वो बदल रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस लोगों के बदल रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में थे अभी यूपी में वापस आ गए, और कोपिंग मैकेनिज्म, मतलब जहाँ पे मैं सेट हूँ, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, वहां पे मेरा ऑलरेडी एक नेटवर्क बन चुका है, वहां पे मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे ऑफिस से आना है, ये सब जो भी है काम है। लेकिन अब जब मैं एक नए जगह पे अपने घर पे वापस आ गई हूँ या आ गया हूँ, तो वहां पे नया सिचुएशन है, तो मुझे उसके हिसाब से कोप करना है। तो ये भी चैलेंजेस जो दीज आर ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग दीज पीपल। तो आई वुड से इट्स ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज राइट नाउ। तो हमें नहीं पता कैसे आगे क्या करना है, हम लोग सोच रहे हैं, लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इट। तो क्या स्ट्रेटेजीज है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार ने ऑलरेडी इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है, जो बहुत बड़ी बात है, जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हम सबके लिए, जो लोग अफेक्टेड है उन सबके लिए, पर्टिकुलरली जो मैंने बताया जो टारगेट ग्रुप है, माइग्रेंट लेबरर्स है, डेली वेज अर्नर्स है, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये एमएसएमई के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ है, वो फोकस यही करती है कि अब हमारे देश में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाए और इजीली लोगों को लोन वगैरह उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेस सेटअप करें। तो ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और डायरेक्टिव दिया है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि जो भी लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं, अपने अपने स्टेट्स में वापस आ रहे हैं, उनकी स्किल मैपिंग की जाए। तो ये मैं इसको स्किल मैपिंग को आगे में अलग से डिस्कस करूंगी, बट दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे डायरेक्टिव्स जारी किए। अब आएंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो जो भी डायरेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हैं, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक पैकेज जो डिक्लेयर हुआ है, प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट में अभी एक्चुअल में करके दिखाना है कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर में हो सकता है, और इश्यूज क्या है उस स्टेट में, कैसे उसको रिड्यूस करना है, फिर स्किल मैपिंग करना है, कैसे करेंगे वो पूरा प्रोसेस। फिर सेक्टर्स कौन से हैं, हर एक स्टेट की सेक्टर्स अलग है। यूपी में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है वो त्रिपुरा में नहीं है, या फिर जो महाराष्ट्र में प्रायोरिटी सेक्टर्स है वो आपके मेघालय में नहीं होगी। तो स्टेट स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर्स जो है, या फिर मैं बोलूंगी अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स में, प्रायोरिटी सेक्टर तो है ही, पर अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स, अब कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिसमें मैं फोकस ज्यादा करूंगी, क्योंकि मेरे जो लोग वापस आए हैं उनको उन सेक्टर्स के थ्रू लाइवलीहुड सपोर्ट मिल सके। तो वो आइडेंटिफाइंग दैट अपॉर्चुनिटी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो जो स्किल मैपिंग की बात मैं कर रही थी, तो थोड़ा डिटेल्स में जाते हुए अभी क्या हो रहा है कि स्टेट्स में स्किल मैपिंग शुरू हुआ है। उसका ये होता है कि जो भी लोग वापस आ रहे हैं, उनकी स्किल, वो कहाँ से वापस आ रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वहां पे काम कर रहे हैं, किस पोजीशन पे काम कर रहे थे, कौन से जॉब रोल पे काम कर रहे थे। मान लीजिए कोई वहां पे सिंपल मेसन था, या फिर मान लीजिए कारपेंटरी पे कोई काम करता था, या मान लीजिए वो किसी फैक्ट्री में बार मशीन ऑपरेटर था। तो उसकी जो स्किल है वो समझना जरूरी है कि उसके पास ऑलरेडी क्या स्किल मौजूद है। उसके बाद ही, क्योंकि उसके बाद ही सरकार प्लान कर सकती है कि मुझे उसके साथ क्या सपोर्ट, उसको क्या सपोर्ट देना है। हर किसी को ब्लैंकेट सपोर्ट, शायद ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं, बल्कि कस्टमाइज सपोर्ट की जरूरत है। आइडेंटिफाइंग द एस्पिरेशन ऑफ द पर्सन, मतलब वो जो है उनके पास ऑलरेडी स्किल सेट है, पर वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो भी समझना जरूरी है। कोई अगर मशीन ऑपरेटर था महाराष्ट्र में, वो अगर त्रिपुरा में आके देखता है मेरे पास तो मशीन ऑपरेटर का जॉब रोल यहाँ पे नहीं मिल सकता, उसमें काम नहीं है, तो मैं, मेरा इंटरेस्ट अब लोकेशन स्पेसिफिक, जियोग्राफिक स्पेसिफिक क्या हो सकता है, कि मैं नहीं, मैं अभी एग्रीकल्चर पे कोई ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, या एग्रीकल्चर पे मेरा कोई पर्टिकुलर स्किल है जिसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ। तो ये जो स्किल शिफ्टिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे बात वही बोल रही है कि एस्पिरेशन की जरूरत है, कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड।
उसके बाद आइडेंटिफाइंग द स्किल सेट सुटेबल टू द पर्सन, जो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में उसका स्किल सेट था, जो जरूरत थी। जरूरी नहीं है अब ये चेंज सिनारियो में वही स्किल सेट जरूरी हो, या फिर मे बी एज पर द नीड ऑफ द करेंट सिचुएशन ही और शी हैज टू चेंज द स्किल सेट, कैन गेट अपग्रेडेड और कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो वो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये है कि आइडेंटिफाई करने के बाद उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको उनके अनुसार स्किल डेवलप करना, ताकि वो आगे जाके जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको एक्सेस कर पाए और अपना लाइवलीहुड फिर से इम्प्रूव कर पाए। एक्सेस टू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, जो बहुत सारी स्कीम्स है उनके साथ जुड़ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे स्टेट में अभी हम लोगों ने पोर्टल लॉन्च किया है, इनका कल ही पोर्टल वो लॉन्च हुआ है, जिसमें हम लोग स्किल मैपिंग कर रहे हैं सारे माइग्रेंट लेबरर्स की, वर्कर्स की जो वापस आ रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं वो क्या करना चाह, क्या उनका एक्सपीरियंस है, किस चीज पे उनको सपोर्ट चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि मुझे तो वेज एम्प्लॉयमेंट में सपोर्ट चाहिए, तो हम उनको इंश्योर कर रहे हैं। तो बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक स्कीम है हमारे सरकार की, जैसे नरेगा स्कीम है या ट्वेप है अर्बन में जो होता है, बेसिक फर्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट देम विद, सो दैट उनका कम से कम एक एक्सेसिबिलिटी टू वन गवर्नमेंट स्कीम शुड बी देयर। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो एग्जिस्टिंग हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या जो भी अलग इंडस्ट्रीज है, उनके साथ इनको जोड़ना, ताकि इनके स्किल सेट और इंडस्ट्रीज की डिमांड के हिसाब से मैच करके उनको प्लेस किया जाए कहीं पे। या फिर वो अगर स्किल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड थे तो उनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाए और फिर जुड़ा जाए उन इंडस्ट्रीज से, सो दैट ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड। अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली हमारे कंट्री में क्या करें, तो सबसे पहले नाम लेना पड़ता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। ये आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल डायरेक्टिव दिया है कि इसमें जो भी माइग्रेंट्स है उनको भी एनरोल किया जा सकता है, जो पहले नहीं था। लेकिन लुकिंग एट द सिचुएशन, द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली टेकन अ वेरी गुड स्टेप, जहाँ पे वो माइग्रेंट्स को डायरेक्टली बोल रहे कि पीएमकेवीवाई में आप लीजिए और उनको सारी सुविधाएं पीएमकेवीवाई की जो है वो उनको मिलेगी। तो ये ट्रेनिंग, इसमें क्या है, पीएमकेवीवाई में अलग अलग सेक्टर की ट्रेनिंग होती है एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द कैंडिडेट। उसमें 240 आवर्स से लेके 540 आवर्स तक की डिफरेंट रेंज ऑफ ट्रेनिंग्स है। 2200 जॉब रोल्स ऑलरेडी है जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से वैलिडेटेड है, फ्रेमवर्क से एक्रीडेटेड है। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसके पास एक वाइड रेंज ऑफ चॉइस हो जाती है कि वो किस चीज पे, कौन से जॉब रोल पे वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। एंड ऑल्सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग की। तो हर कोई जो भी स्किल ट्रेनिंग लेता है वो मैंडेटरीली एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल से गुजरता है। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस स्कीम, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी उनको तैयार कर रहे हैं कि आगे एंटरप्रेन्योर, अगर उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, कोई एंटरप्राइज शुरू करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। फिर देयर इज वन नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। ये भी हमारे भारत सरकार की एक स्कीम है। अभी हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में, कोविड सिचुएशन में, जब बहुत सारे लोग अपने अपने जो जहाँ पे उनका रोजगार चल रहा था वहां से शिफ्ट होके आ गए हैं। तो जहाँ आए हैं वहां पे उनको कैसे उनकी स्किल को यूटिलाइज किया जाए, फॉर प्रोवाइडिंग देम बेटर सपोर्ट। तो ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम क्या करती है, ये मैंडेटरी है बाय, इट्स अ लॉ कि जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास 30 से ऊपर एम्प्लॉयज है, उनको मैंडेटरीली अप्रेंटिसेस लेना है। 2.5% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉय से लेके 15%, मैक्सिमम 15% तक वो ले सकते हैं। इसमें सरकार की तरफ से एम्प्लॉयर को सपोर्ट मिलता है, जो भी सैलरी वो देते हैं या जो स्टाइपेंड, नॉट सैलरी, स्टाइपेंड जो देते हैं अप्रेंटिस को, उसका 25% उनको मिलता है, या फिर 1500 पर मंथ, जो भी ज्यादा है वो अलग, मैक्सिमम लिमिट इज 1500, दे गेट दैट। तो ये सारे जो है माइग्रेंट स्किल मैपिंग जो है
ये सब माइग्रेंट्स को सपोर्ट करने के लिए है नैप्स प्रोग्राम के थ्रू। ये नैप्स प्रोग्राम अभी बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है सारे माइग्रेंट्स के लिए। तो ये एक और स्कीम है सरकार की जो इनके लिए हम लोग सोच रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे देयर इज अनदर स्कीम व्हिच इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो है अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है इस सिचुएशन में, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी कोई स्किल सेट है उनके पास जो वापस आ रहे हैं, तो या तो उनके लिए अभी मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो नहीं चाहते अभी मैं 2 महीने की और ट्रेनिंग करूं और 2.5 महीने की ट्रेनिंग करूं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे तो लाइवलीहुड पे ध्यान देना है। तो ये जो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इज वेरी रेलेवेंट। क्या होता है इसमें, जो ऑलरेडी उनके पास स्किल है उनका बस अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। उनको एक शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है फॉर 10 days मैक्सिमम उसी उसी स्किल सेट के ऊपर, और उनको एक सर्टिफिकेशन उनका किया जाता है। उससे ये पता चलता है कि उस जॉब रोल पे मान लीजिए कोई है जो, अब मैं फिर एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन, उनको मालूम है वो काम करते हैं सब कुछ है, पर उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस प्रोसेस से उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है पीएमकेवीवाई के थ्रू, और मान्यता उनको मिल जाती है, और वो कहीं पे जाके बोल सकते हैं कि मैं एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन हूँ। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग जो है इट्स सर्टिफिकेशन प्रोसेस, और ये बहुत ज्यादा हेल्प मददगार होने वाली है अभी इस सिचुएशन में जहाँ पे हमारे माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं अपने अपने स्किल पे। और दूसरा ये है कि अपग्रेडेशन के साथ अपस्किलिंग या फिर अपस्किलिंग मिल लीजिए या एडवांस स्किलिंग जो है वो भी इसमें इंटीग्रेटेड होता है। तो कोई अगर मान लीजिए जिस लेवल पे उन्होंने ट्रेनिंग किया वो सोचते कि नहीं मुझे अभी अपग्रेड करना है मुझे, तो वो भी अपस्किलिंग भी कर सकते हैं। अपस्किलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी इट्स अ ह्यूज नीड राइट नाउ टू फॉर अस टू फोकस ऑन। अगर मैं बात करूं चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस ये है कि जैसे मैंने बोला कोपिंग विद द चेंजिंग नीड्स। पहले कोविड सिचुएशन जब नहीं था उससे पहले शायद हमारे देश में या हमारे राज्यों में जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है या जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी शायद वो बदल गया है पूरा। अभी शायद हमारे अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स अलग हो गए हैं, अभी हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स अलग हो गए शायद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एकदम से बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया। जो माइग्रेशन पहले वेस्ट की तरफ था, अभी रिवर्स माइग्रेशन ईस्टर्न स्टेट की तरफ हो रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज चेंज व्हिच इज हैपनिंग हर जगह पे। इफ यू टॉक अबाउट स्टेट लेवल, इफ यू टॉक अबाउट कंट्री लेवल, इफ यू टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इफ यू टॉक अबाउट विलेज लेवल, everything is changing. So coping with the changing needs, वो जो बदलाव हो रहा है उससे कोप करना इतने फास्ट इतने क्विकली वो भी एक चैलेंज है। उसके बाद प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क टू हार्नेस ऑन द एग्जिस्टिंग स्किल्स। जो लोग मैं अगर माइग्रेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, तो जो भी लोग वापस आ रहे हैं उनके जो भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको उनको काम में कैसे लगाना है, उस स्किल को वेस्ट ना जा देते हुए कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो फ्रेमवर्क की बहुत डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हम उनको कैसे काम में लगाएंगे, कहाँ करेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज के साथ करेंगे, कौन से हमारे अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स होंगे। तो वो प्रोसेस जो है पूरा फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। मेकिंग बीइंग स्किल्ड एस्पिरेशनल। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में क्या है कि स्किल डेवलपमेंट को कोई एस्पिरेशन लेवल पे नहीं लेता है। उनको लगता है स्किल डेवलपमेंट सिर्फ उनके लिए है जो उनके पास कुछ जो और कुछ कर नहीं सकते, तो चलो भाई ठीक है कोर्स कर लिया 2-3 महीने का और हो गया, कुछ हमें जॉब मिल गई या जो भी हमने अपना एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप कर लिया। तो वो एस्पिरेशनल चीज जो है वो अभी भी मिसिंग है। सो यू हैव टू मेक श्योर हाउ टू मेक स्किल एस्पिरेशनल, कि लोगों को लगे कि नहीं मेरे पास ये स्किल होना चाहिए, ये होने से मेरा लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो दैट ब्रिंगिंग दैट एटीट्यूडल चेंज इज इटसेल्फ अ बिग टास्क। उसके बाद जो है वो इन्वॉल्विंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन पे है। अभी पहले उनके पास स्किल लेबरर्स थे, अभी नहीं है उतने। तो अभी कैसे वो कोप करेंगे, कैसे वो शुरू करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे या फिर प्रोडक्शन उस लेवल पे, कहाँ से वो लाएंगे स्किल लेबर्स। या तो नए स्ट्रेटेजीज अपनाने पड़ेंगे, अगर बाहर अभी पहले जैसे माइग्रेशन में लोग आते थे अब अगर नहीं आ रहे,
तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि लोकल स्टेट लेवल पे कैसे आपको डेवलप करना है सेम स्किल्स के सेट के लोग, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरह से these are the challenging situation that every state is going to face. All of us are going to go through it, and then we have to kind of address these challenges. Some of the strategies which might help us to cope with these challenges are, जैसे स्किल मैपिंग करने से एक तो हमें पता चलेगा कि किनके पास क्या स्किल है, उनको कैसे हमें यूटिलाइज करना है, कहाँ यूटिलाइज करते हैं कर सकते हैं वो। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर्स जरूर आइडेंटिफाई करना है हमें, सो दैट हमें पता चले कि कौन से सेक्टर में हमारे कितना अपॉर्चुनिटी है, कितने लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। एक्सेस टू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम, ये तो मैंडेटरी हमें करना है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है। स्किल डेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया अपग्रेडेशन और रीस्किलिंग पे फोकस करनी है, क्योंकि वो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। नैप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को प्रमोट करना है, और ओवरऑल जो है एट द एंड ऑफ इट कोई स्किल डेवलपमेंट के बाद भी एंटरप्रेन्योरशिप पे वो कैसे जाएंगे, कैसे वो अपना एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं, कहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत है, कहाँ पे उनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उस पर फोकस करना है। दैट विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप we are not going to achieve the goals. We have to focus on entrepreneurship or setting up of enterprises. In fact, जो skill candidates है उनके लिए और जरूरी है कि वो entrepreneurship में what should I say कि वो entrepreneurship को और accept करें, ठीक है, और फिर आगे बढ़े, क्योंकि रेशियो ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर्सेस नंबर्स अभी डिस्टर्ब हो गए हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी मूव आउट नहीं करना चाहेंगे, एक बार आ गए स्टेट में तो अभी इमीडिएटली तो जाएंगे नहीं, सोचेंगे कि नहीं अभी पता नहीं क्या होगा, फिर थोड़े दिन रुक जाते हैं। तो वी डोंट नो कि कितने लोग वापस जाएंगे या फिर कितने लोग वहां पे रुकने वाले हैं, उनके स्किल सेट्स क्या होंगी, कौन से सेक्टर्स में वो काम कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में और अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। तो ये सब स्ट्रेटेजाइज करना बहुत जरूरी है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव थॉट कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कौन सी चीजों पे फोकस करेंगे ताकि आगे जाके हम इस सिचुएशन से और अच्छे से निपट सकते हैं। So these are some of my ideas. What I would request is if I can hear from all of you, get ideas and suggestions और आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, that would be really helpful. From my side, that's all. Thank you.